तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हुए, आज है डे 62 हमारी तैयारी का। इंटरनेशनल रिलेशन कंटिन्यू करते हुए इंडियाज रिलेशन इन यूरोप। ये तो आज यूरोप का कॉन्टिनेंट देखते हैं, यूरोप के कॉन्टिनेंट के साथ कैसे इंडिया के रिलेशन हैं वो सब कुछ। तो अभी फिलहाल आपको एक चीज ओवरऑल ब्रॉड व्यू दे दूं। देखो, यूरोप इंडिया का, अगर अमेरिका मतलब एज अ सिंगल कंट्री, क्योंकि यूएसए जो है अगर उसे सिंगल कंट्री अगर हम लेते हैं तो मतलब ऑब्वियसली वो सिंगल कंट्री, अगर सिंगल कंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा वैसे यूएसए है। पर अगर पूरे यूरोप को, क्योंकि यूरोप ने यूरोपियन यूनियन भी फॉर्म की हुई है, अगर हम यूरोपियन यूनियन, ये शॉर्ट में ईयू ईयू को रेफर करें, जिसके अंदर आपकी जर्मनी, फ्रांस सारी आ जाएंगी, तो ईयू हमारा ठीक है। अब देखो, जब आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की बात आती है, आप एक लाइन अब दो जगहों पे यूज कर सकते हो। वैसे दोनों दो क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आते कि आप अमेरिका यूएसए भी आ गया और यूरोपियन यूनियन भी आ गया, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन ही आएगा मेंस में। तो आप इन दोनों के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो कि ये हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि यूएसए एज अ सिंगल कंट्री हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पर यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन बनी हुई, जिन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन की हुई है, वो सारी की सारी कंट्रीज एक साथ जुड़ के हमारे सबसे बिगेस्ट एक्चुअली ट्रेडिंग पार्टनर फिर ये बन जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको ये यूरोपियन यूनियन बारे थोड़ा सा बता दूं कि यूरोपियन यूनियन है क्या, ठीक है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी फॉर्मेशन के कारण आएंगे, तो वहां पे आपका इसका सारा हिस्टोरिक बिल्डअप आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एक बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव रेपिटेशन ना हो, तो जहां पे जो पढ़ना है वहीं पे वो चीज पढ़ेंगे, हर जगह हम नहीं कवर करेंगे वो। तो यहाँ पे इन जनरल बात करते हुए, देखो यूरोपियन यूनियन क्या थी, ये अभी भी है ऑब्वियसली। यूरोपियन यूनियन बनी क्यों, देखो, आपके दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर्स के जो सेंटर रहे हैं वो अपने आप में यूरोप रहे हैं। और इन दोनों के बीच में खासकर जो आपके फ्रांस और जर्मनी है, ये हमेशा ऑपोजिट साइड पे रहे हैं और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहे। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, अब सारा यूरोप एक तरह से मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तबाही तबाही फैल चुकी थी, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे वॉर्स हुई, सारी इसकी तबाही फैली, सब कुछ हुआ, ठीक है। अब ये जो आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में खासकर राइवलरी थी, जिसके कारण इसके बाद इन दोनों कंट्रीज ने बैठ के एक ऐसा सिस्टम बनाने का सोचा, सबसे ओरिजिनली, यूरोपियन यूनियन तो बाद में आई है, कि जहां पे ये दोनों इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सके। देखो, एक बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी कंट्रीज अगर फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़ गई ना, ठीक है, उनसे एक दूसरे से लड़ना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली एक दूसरे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, आपके लिए लड़ाई करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अगर आपकी इकोनॉमी ऐसी है कि एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती, तो आपके लिए लड़ना भी उतना मुश्किल है। यूएसए और चाइना के बीच में इस टाइम पे एक तरह से कोल्ड वॉर शुरू हुई है। पर ये कोल्ड वॉर बहुत अलग है, क्योंकि चाइना यूएसए के ऊपर और यूएसए चाइना के ऊपर बहुत बुरी तरीके से रिलाई करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, पर एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी बनी हुई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि एक टाइम पे आपकी फ्रांस और जर्मनी स्टार्टिंग में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं करते, तभी दोनों वर्ल्ड वॉर्स हुई थी। तभी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब रीबिल्डिंग शुरू हुई, सारी इकोनॉमीज दोबारा से रीसेट की जा रही, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे लेट्स सपोज जैसे जर्मनी की स्टील इंडस्ट्री है, उनका रॉ मटेरियल फ्रांस से आ जाए, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस शुरू की। इसके कारण इन दोनों की इकोनॉमीज बहुत जल्दी रिकवर कर गई, क्योंकि दोनों को प्रॉपर जितना रॉ मटेरियल चाहिए, कंपनीज को म्यूचुअल बिल्डिंग के लिए सामान चाहिए, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सब कुछ मिल रहा था। तो बहुत जल्दी जर्मनी और फ्रांस ने दोबारा से ग्रो करना शुरू कर दिया। इस चीज को देख के और कंट्रीज भी इनके साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हो गई। करते कराते ये ब्लॉक बड़ा होता गया, और करते कराते फाइनली जो इसने बाद में 90s में जाके रूप लिया है एक बहुत बड़े यूरोपियन यूनियन का।
ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज भी इसका हिस्सा, मतलब पहले 90s से पहले बन गया था ये, पर 90s में ये बहुत सारी और कंट्रीज भी इसका क्योंकि आके हिस्सा बनी जब सोवियत यूनियन टूट गया। जो कंट्री सोवियत यूनियन के अंडर थी वो उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने आपकी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। इस कारण आपकी यूरोपियन यूनियन एक बहुत पावरफुल बॉडी दुनिया में मानी जाती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ इकलौता कॉन्टिनेंट है दुनिया में जिसकी एक सिंगल वॉइस बनती है। इन्होंने आपस में अपने आप को इतना बेटर तरीके से जोड़ लिया कि देखो, इनमें आपस में जितने ये सारे देश हैं, इनमें आपस में लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बातें आगे रखने के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर ये पूरे यूरोप का एक अपना खुद का प्रेसिडेंट भी होता है, मतलब यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की पार्लियामेंट भी है, अपने खुद का कोर्ट जो इनका सुप्रीम कोर्ट एक तरह से हो गया, वो भी एग्जिस्ट करता है। ये जो कोर्ट रूलिंग देता है हर कंट्री को माननी पड़ती है, यहाँ की जो पार्लियामेंट कानून पास करती है इनमें सारी कंट्री। तो एक इन्होंने बहुत वेल एस्टैब्लिश सिस्टम जो नेशनल बाउंड्री से कहीं आगे जाता है वैसा सिस्टम बनाने वाले ये सबसे पहले जो कामयाब हो गए वो ये हैं। ठीक है, जैसे हम भी तो सार्क बनाना चाहते हैं, पर सार्क कोई काम ही नहीं करती क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बनती नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान में ना बनने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम दोनों इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। जिस दिन हमारी इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से डिपेंड होने लगी, हम आपस में लड़ना छोड़ देंगे, ये देख लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जब जहां पे पैसा आ जाता है ना, वहां पे सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। ये हर देश के लिए दिखेगी। ठीक है, इसी तरीके से। तो अब यूरोप की तरफ बढ़ते हुए देखो, ये सारी कंट्रीज को हम यूरोप कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपके पोर्चुगल, स्पेन, इटली, ये सारे नीचे हैं, ग्रीस। इस साइड पे रशिया को यूरेशिया का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये जो जहां पे ये प्रेजेंटेशन की एंडिंग है, यहां तक आपके यूरोप माना जाता है। इसे यहाँ पे ना आपके माउंटेन रेंज है रशिया के अंदर, यूरल माउंटेन्स। ये जो यूरल माउंटेन्स है, जितना एरिया वेस्टर्न साइड पे है रशिया का, इस सारे एरिया को माना जाता है कि ये यूरोप का पार्ट है। इसके दूसरी साइड पे जितना ईस्टर्न साइड पे एरिया है वो सारा एशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो ये यूरल माउंटेन, इस कारण रशिया दो कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। तो अपने आप में यूरोपियन यूनियन नहीं, अभी मैंने बोला सिर्फ यूरोप में ये सारी कंट्रीज हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यूके जो है, क्योंकि किसी टाइम पे हम भी इनकी कॉलोनी रहे हैं, तो कॉलोनियल पास्ट हमारा इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण यूके के साथ इंडिया के बहुत पुराने संबंध है। हमारा यहाँ पे बहुत सारा डायस्पोरा भी है, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पे अभी भी, हम एज इंडियंस भी यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। ठीक है, अब तो प्राइम मिनिस्टर जो यूके के हैं वो भी इंडियन है। ठीक है, तो हिस्ट्री कैसे 180 डिग्री टर्न मार के आई है कि कभी वो हमारे ऊपर रूल करते थे, अब एक इंडियन, ऑब्वियसली वो रूल नहीं कर रहे, पर अब उनके टॉप लीडर इंडियन है। ठीक है। तो यूके आपका बहुत ही सेंटर पीस है इंडिया की यूरोप पॉलिसी में। इस कारण यूके और इंडिया के ऊपर, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, यूके को प्रॉपर्ली समझना, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी यूके और इंडिया जैसे एफटीए फाइनल कर रहे हैं, बस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका जल्द ही साइन हो जाएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके बाद जैसे उसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, तो क्या क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हुआ है वो सारी चीजें आप अपने आंसर्स में यूज कर पाओगे। ठीक है, और भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की भी बातें आती रहेंगी, डायस्पोरा की बातें आती रहेंगी। ठीक है, कई बार रेसिज्म के भी इश्यूज उठ जाते हैं, और भी चीजें, वो सब आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके बाद देखो एक और चीज बताऊं, ये जो नेदरलैंड्स है ना, अब हुआ क्या है, पहले इंडिया की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यूके ही जाती थी, क्योंकि यूके ना आपका ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट था। पर आपका जो ब्रिटेन है, उसने, आपको याद हो ब्रेक्सिट हुआ था, वो इसी चीज को लेके था कि यूरोप आपका, सॉरी, ब्रिटेन आपका यूरोपियन यूनियन को छोड़ के चला गया। अब इससे
सॉरी, इससे पहले इंडियन कंपनीज यूके में ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करती थी? क्योंकि देखो, अगर आप यूके में इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन बेस ऑलरेडी है वहां पे, उसके साथ हमें एंट्री मिलती है सारे यूरोपियन मार्केट में। क्योंकि यूरोपियन यूनियन बनाने से हुआ क्या है, इनमें आपस में बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है। अगर आप एक कंट्री के अंदर भी फैक्ट्री लगाते हो, आप सारी इनमें से कंट्रीज के अंदर सामान बेच सकते हो जो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, तो इस कारण इंडिया को ये बेनिफिट था कि हम एक जगह अपनी फैक्ट्री सेटअप लगा के वो सब कुछ कर सकें, और बाकी सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट हमारी अपने आप होगी। पर इनकी ब्रेक्सिट के बाद ना नेदरलैंड्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इंडिया के इंडियन कंपनीज अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस कंट्री के अंदर करती हैं यूरोप के अंदर, वो नेदरलैंड्स है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्री है ना, जिसके, ठीक है, शायद आपने ये चीज सुनी ना हो कभी पहले, पर इसीलिए आपकी नेदरलैंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो हम यूरोप है ना, यूरोप इंडिया के साथ कई चीजों पर टकराव पे भी रहता है, खासकर जब बात आती है ह्यूमन राइट्स की। देखो, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ह्यूमन राइट्स को लेकर ना थोड़ा बाकी कंट्री से ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे जर्मनी, बहुत कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब आपके एंगेला मर्केल अभी उनके वहां के चांसलर थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जैसी पोजीशन नहीं होती, वहां पे चांसलर होते हैं उसकी जगह। तो एंगेला मर्केल जब आपकी वहां की चांसलर थी, तो उन वो इंडिया पे विजिट पे आई थी। तब उन्होंने एक बात इंडिया के आगे कंडीशन रखी थी, वो ये थी, मतलब हम आपस में ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे थे, उसके बीच में एक कंडीशन रखी थी कि इंडिया अपनी कैपिटल पनिशमेंट खत्म करे। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है जो फांसी की सजा है। ठीक है, मौत की सजा खत्म करो। क्योंकि यूरोप में ना ज्यादातर कंट्रीज में अब मौत की सजा नहीं है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ये सब कुछ मिलता है। पर ये फांसी और ये सारी चीजें ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि इनका कहना है ये सब कुछ इनह्यूमन है, ऐसी सजाएं नहीं मिलनी चाहिए क्रिमिनल को भी। इंडिया का ऐसा सोचना नहीं है, इवन अमेरिका का ऐसा सोचना नहीं है, पर इनमें से कई कंट्रीज का है, तो हाँ ऑब्वियसली सेंसिटिव है। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स में अक्सर देखोगे यूरोप और इंडिया में टकराव होते रहते हैं। ठीक है, कई बारी इंडिया को, इंडियन आर्मी को ये लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो वहां पे थोड़े बहुत टकराव होते रहते हैं। उसके बाद और कंट्रीज में बात करूं तो ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड ना एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब होता है जिन कंट्रीज के अंदर पेपर वर्क दिखा के ना टैक्स की चोरियां की जाती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं दुनिया में, इवन इंडिया के अंदर, जो ताकि वो सारा पेपर वर्क यहाँ पे फाइल करके वो इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके से दिखा सकें कि हमने आपके यहाँ कोई काम नहीं किया, ये सारा काम वहां पे हुआ है, वहां पे कमाई हुई है, वहां पे टैक्स भरना है। पर क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 0% है, तो कंपनीज कहीं पे भी टैक्स नहीं भरती। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ये भी इशू है, और भी कंट्रीज को आयरलैंड के साथ ही इशू है, पर हमारे लिए भी फिर ऑब्वियसली इशू सिग्निफिकेंट हो जाता है। फ्रांस, इसके बाद बात करूं, देखो फ्रांस इंडिया का बहुत पुराना डिफेंस पार्टनर है। सिर्फ ये जो रफायल जेट खरीदे गए हैं ये नहीं, इससे पहले भी आपके बहुत सारे वेपन्स और इवन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, जैसे जैगुआर हो गए, वो सब कुछ हो गए, वो आपके फ्रांस से ही खरीदे गए थे। इवन जब 1999 में, फ्रांस की रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्यों इंडिया फ्रांस को एक अच्छा डिफेंस पार्टनर समझ रहा है। 1999 में जब हमने अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट करके, आपके जो पोखरान रेंज है वहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टेस्ट की थी। सॉरी, यूएसए और बहुत सारे आपके जो और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूके हो गया, कुछ और जर्मनी हो गया, ये सब ने इंडिया के ऊपर ना सैंक्शंस लगा दी थी कि इंडिया को कोई सामान बेचना नहीं, इंडिया से कोई सामान खरीदना नहीं। पर फ्रांस ने मना कर दिया था कि हम आपका इस चीज में साथ नहीं देंगे। और जैसे फ्रांस को बोला गया था कि इंडिया को वेपन्स मत सप्लाई करना या स्पेयर पार्ट्स मत सप्लाई करना क्योंकि सैंक्शंस लग गई हैं, पर फ्रांस ने उस चीज की परवाह ना करते हुए इंडिया को सप्लाई जारी रखी थी। ठीक है, इस कारण हम फ्रांस से अभी भी वेपन्स खरीदना प्रेफर करते हैं। यूरोप के अंदर चॉइस है, पर
हम सबसे ज्यादा रिलायबल फ्रांस को इसलिए समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मुश्किल की घड़ी में ही तो दिखता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। तो वो फ्रांस अपने टाइम पे खड़ा रहा था और उन्होंने ये चीज दिखाई, तो इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अब बाकी कंट्रीज जो हैं, देखो ये जो बाकी कंट्रीज हैं ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है इंडिया के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज का बस कभी कोई आर्टिकल आता है तो उसका पर्सपेक्टिव आप जरूर लिखिएगा, पर ओवरऑल उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। ठीक है, कई बार आपको जैसे हंगरी जैसी कंट्रीज का आ सकता है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है, वो ये है कि हंगरी के अंदर ना एक तरह से डिक्टेटरशिप है अब। ठीक है, पेपर पे नहीं है ऑब्वियसली, पर यहाँ पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ऑरबान, अगर आप उनके बारे जाके ऑनलाइन पढ़ना चाहो हंगरी में, वो पर्सन जो है वो इस तरीके से सारी मीडिया, कोई प्राइवेट मीडिया चैनल अब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, सारे बंद करवा दिए गए हैं, सारे सरकार कंट्रोल करती है ताकि जो न्यूज वो दिखाना चाहे वही दिखाई जा सके। उसके बाद इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ही रेसिस्ट पर्सन है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा ओवरऑल भी अगर मैं रेसिज्म का बताऊं, देखो मैंने आपको ये चीज पहले बताई है, जो यूरोप है ना, यूरोप के अंदर क्योंकि बहुत टाइम से आपके लेबनान, सीरिया और आपके अफ्रीका से बहुत सारे लोग यहाँ से समुंदर क्रॉस क्रॉस करके इन कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे और खासकर उनका जो प्रिडोमिनेटली रिलीजन है वो इस्लाम है। इस कारण आपकी यूरोप के अंदर एक तो इस्लामोफोबिया और ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी जगहों पे मॉब और अटैक्स भी यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा होने बढ़ गए हैं। इवन जो ये कंट्रीज है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जिन कंट्रीज को बहुत पीसफुल माना जाता है, ठीक है, दुनिया में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और ये सारे इंडेक्सेस हैं, ये कंट्रीज है नंबर 1 पे रैंक करती हैं। पर रीसेंट टाइम में यहाँ पे भी वो पॉलिटिशियन ज्यादा जीतने लग गए हैं जो रेसिस्ट बातें करते हैं। ठीक है, और आपकी इस्लामोफोबिया बातें करते हैं, तो ये ऐसी सारी चीजें। तो रेसिज्म का जब बात आती है उसका असर इंडिया पे भी आता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग जो वहां पे रह रहे हैं उनके साथ भी रेसिज्म, मिस ट्रीटमेंट, वो सब कुछ बढ़ने के चांसेस होते हैं। इस कारण जब ऐसे इश्यूज के ऊपर कोई आपके एडिटोरियल आएंगे, आपने उन चीजों को खास कवर करना है। होपफुली जितने मैं आपको अभी तक सारी जगहें बताता जा रहा हूँ, आप उन सारी जगहों के जो जो चीज मैं बता रहा हूँ, कैसे आर्टिकल्स को आपको कवर करना है, आप उन्हें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक तो करने ही करने हैं क्योंकि ये हमारे सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा जो लास्ट चीज है, देखो यूरोपियन यूनियन का अपने आप में जो सिक्योरिटी के अंदर रोल है, और यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने भी अमेरिका के साथ, जैसे अमेरिका ने अनाउंस किया है इंडो पैसिफिक पॉलिसी अनाउंस की है, तो ये भी इंडिया के साथ अपनी अब अलायंस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी चाइना को, इनमें से बहुत सारी कंट्रीज चाइना को अपना दोस्त नहीं मानती अब, खासकर कोविड के बाद से। तो इनमें आपस में टकराव है, बहुत सारी इनमें से कंट्रीज है भी जो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, पर चाइना से इन्वेस्टमेंट भी ले रही हैं, जैसे बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है, BRI, उसके चलते हुए चाइना से वो पैसा भी ले रही हैं। ठीक है, जहां पे चाइना यहाँ पे भी इवन यूरोप में आके ये जो आपकी खासकर लोअर कंट्रीज हैं, बुल्गारिया, रोमानिया जैसी, इनके अंदर बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में किसी और को कुछ फिर बोलने नहीं देती, क्योंकि चाइना से पैसे लोगे तो ऑब्वियसली चाइना की बात करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से तो आपस में टकराव है, कुछ कंट्रीज अब चाइना से नफरत करती हैं, कुछ कंट्रीज चाइना को पसंद करती हैं, तो यूरोपियन यूनियन में कुछ फ्रैक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, पर वो फाइनल नहीं है। अब देखो इनमें से एक और चीज, अब शिगैनिगन वीजा क्या होता है, शिगैनिगन जोन क्या होता है। देखो ये जितनी कंट्रीज आपको ब्लू में दिख रही हैं, ये ब्लू कलर, लाइट ब्लू वाला, ये सारी कंट्रीज ना आपकी शिगानिगन जोन का पार्ट है। शिगानिगन का मतलब क्या होता है, देखो इन कंट्रीज ने एग्रीमेंट करके, यूरोपियन यूनियन नहीं, ये अलग से एक एग्रीमेंट है, शिगानिगन एग्रीमेंट, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी थी बेसिकली आपकी, उसके अंदर शिगानिगन जोन बनाया गया, जिसके अंदर इन सब ने ना आपस में बॉर्डर कंट्रोल ये सब कुछ भी खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब है, देखो हम अगर
एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, बीच में प्रॉपर चेक पोस्ट आएंगे, सब कुछ आएंगे, ठीक है, जहां पे आपको अपने वीजा दिखाना पड़ेगा, पेपर दिखाने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे भी ये शिगानीगंज जो मैंने आपको ये रंग दिखाया, यहाँ पे अगर आप पोर्चुगल से ड्राइव करके पोलैंड तक जाना चाहते हो या और आगे जाना चाहते हो, आप जहां मर्जी तक जा सकते हो, ये लाटविया, लुथेनिया, ये सारी जगह तक जा सकते हो आप, कोई नहीं आपको रोकेगा। एक जगह पे भी आपको चेक पोस्ट कुछ नहीं आएगा। लोग, पीपल, गुड्स और मनी फ्रीली मूव कर सकती है, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। आप ओरिजिनली स्पेन से बिलोंग करते थे, आप जाके नीदरलैंड्स में जॉब करना चाहते हो, वहां जाके सेटल हो जाओ, जॉब कर लो, कोई अलग से पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इनमें से किसी को भी बिलोंग करते हो, आप फ्री हो, कहीं पे भी आप जाके बस सकते हो, कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। तो इन्होंने एक ऐसा है जहां पे सारी कंट्रीज आपस में एक अलग ही स्केल पे जुड़ पाई हैं एक दूसरे से, ठीक है। कुछ नॉन ईयू कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो भी शिगानिगन का पार्ट है, जैसे कि आपका नॉर्वे हो गया, आपका आइसलैंड हो गया, ठीक है, इवन आपका जो स्वीडन हो गया, वो शिगानिगन का पार्ट है। अगर आपको स्वीडन भी जाना है, सॉरी स्वीडन कह दिया, स्विट्जरलैंड जो है, अगर आपको स्विट्जरलैंड भी जाना है तो आप वो शिगानिगन के अंडर ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोजोन। अब ये यूरोजोन क्या है? यूरोजोन अगली इनकी जो आपस में अलायंस है ना, इन सारे कंट्रीज जो यूरोजोन, अब ये एक तीसरा एक अलग एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन के अंडर भी नहीं है, ये शिगानिगन के अंडर भी नहीं है। इन कंट्रीज ने क्या किया है कि अपनी जो ओरिजिनल करेंसी थी, जैसे जर्मनी की ओरिजिनली मार्क करेंसी का नाम था मार्क, जैसे हमारा रुपया है, रुपी है, उनकी मार्क थी, वो उन्होंने वो करेंसी खत्म कर दी। और ये जितनी आपको ब्लू में कंट्रीज दिख रही है, इन सब में एक कॉमन करेंसी है जिसे हम कहते हैं यूरो। ये सिर्फ यूरो यूज करती हैं और कोई करेंसी नहीं यूज करती, ठीक है, मतलब अपने लोकल यहाँ पे सिर्फ यूरो से सारा का सारा। तो इन्होंने करेंसी, ये कंट्रीज ने करेंसी भी एक कर ली है, ठीक है। तो इन सब में एक कॉमन चीज देखोगे, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह, क्योंकि सारी अलायंसेस शुरू ही इनसे हुई हैं, बाद में धीरे धीरे हर जगह पे फैली। तो इससे पता चलता है कि सक्सेसफुल यूनियन हो सकती है, ठीक है। ये था ये वाला लेक्चर।